फेडरलिज्म, इट मस्ट बी नोटेड कि ये फेडरलिज्म आया क्यों। तो लास्ट क्लासेस में आपने पढ़ा था कि हिटलर था, याद है, जर्मनी में हिटलर था, और हिटलर जो था वो जब पावर में आया तो वो नाजिज्म प्रोपेगेंडा करने लगा, नाजिज्म को बढ़ावा दे रहा था और दिखा रहा था कि जो जर्मन्स हैं वो सुपीरियर क्लास है, बाकी सारे इंफीरियर हैं। तो किसी के लिए तो अच्छा था लेकिन बहुत से लोगों के लिए बहुत बुरा था। और उसने कई छोटे छोटे बच्चों को भी गैस चैम्बर्स में डाल दिया, उनको मार दिया, कई लोगों की प्रॉपर्टी छीन ली, उनको घर से निकाल दिया, इवन जर्मनी से निकालने का ऑर्डर्स दे दिए। तो वो जो चाह रहा था वो कर रहा था, और वो क्यों कर रहा था? क्योंकि पावर टू टेक डिसीजंस उसके हाथ में थी। दैट मीन्स देयर वाज कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन हिज हैंड्स, और इसी पावर का वो मिसयूज कर रहा था क्योंकि कोई और अथॉरिटी नहीं थी जो उसको क्वेश्चन कर सके या उसको चैलेंज कर सके। इसी प्रॉब्लम को हटाने के लिए, इसी प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए कि ऐसा ना हो कोई एक बंदा आ जाए और वो पूरे कंट्री को प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा दे, इसीलिए एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया, एंड उस कॉन्सेप्ट का नाम था फेडरलिज्म। सो व्हाट इज फेडरलिज्म? सो यू कैन सी हियर ऑन द बोर्ड, it is federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituents of a, यानी ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहां पे पावर शेयरिंग हो, पावर बटी हो, किसके बीच में? एक सेंट्रल अथॉरिटी जो पूरे देश के लिए काम करती उसके, और उसके जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, रीजनल गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स, उनके बीच में पावर बटी होनी चाहिए ताकि हर कोई एक दूसरे को चेक करता रहे और ऐसा ना हो कि डिक्टेटरशिप जैसी चीजें स्टैब्लिश हो सके। So the first thing that we have to study is what is federalism, and you can see the meaning of federalism on the board. So very quickly copy it down. Okay, now the next thing that comes up कि जब हम कह रहे हैं फेडरल में पावर शेयरिंग होनी चाहिए, तो जहां पे पावर शेयरिंग होती है बिटवीन टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट तो वो फेडरलिज्म हो गया, फेडरल गवर्नमेंट हो गई। लेकिन जहां पे पावर शेयरिंग नहीं होती उस गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? तो उस गवर्नमेंट को कहते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। ओके, सो अ यूनिटरी गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट वेयर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मेन पावर एक ही लेवल के पास होगा, और इसके अंदर हो सकता है और डिविजन्स हो, बट पावर उनके हाथ में नहीं होगा, उनको वही करना होगा जो ये वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट कहती है। सो इन यूनिटरी गवर्नमेंट देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, पूरा पावर इसी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के हाथ में होता है। इसके नीचे गवर्नमेंट्स यानी और डिविजन्स हो सकते हैं लेकिन उनके पास पावर नहीं, उनको मेरली एक कठपुतली की तरह जो मेन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है उसके ऑर्डर्स को मानना पड़ता है। बट फेडरल गवर्नमेंट में क्या है कि देयर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर्स टू स्टेट गवर्नमेंट क्योंकि वो सब्सिडरीज हैं, उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, वो जो कहेंगे उनको मानना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर टू द प्रोविंसेस और टू द स्टेट गवर्नमेंट्स, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट। कुछ केसेस को छोड़ के बाकी जगह सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर्स नहीं दे सकते। देन थर्ड डिफरेंस क्या आता है कि जो प्रोविंसेस हैं या लोकल गवर्नमेंट है, दे हैव टू बी आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी ये काम करेंगे उसके लिए इनको आंसर्स देने पड़ेंगे टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो,
दोनों अलग अलग आंसरेबल है किसके? टू द पीपल। क्यों टू द पीपल? क्योंकि पीपल ही है जो उनको गवर्नमेंट बनाते हैं। बिकॉज इन अ डेमोक्रेसी क्या होता है? इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. So here both the central and the state governments have to be answerable to the people. So this is the basic difference between a unitary government and a federal government. इसको कॉपी कर लीजिए. Now we'll start with features of federalism. जब हमने पढ़ लिया फेडरलिज्म क्या है, तो ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पे पावर शेयरिंग होती है, तो उसके खास फीचर्स क्या हैं जिससे हम पहचानेंगे कि इस कंट्री में या उस कंट्री में फेडरलिज्म है या नहीं. तो पहली पहचान क्या है? देयर शुड बी टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. या तो टू होंगे या मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होंगे. जैसे इंडिया में सबसे पहले सबसे ऊपर आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के नीचे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में दो चीजें हैं, रूरल एरियाज के लिए पंचायत एंड अर्बन एरियाज के लिए म्युनिसिपैलिटीज. सो पावर शेयरिंग है कितने में? टू और मोर लेवल्स ऑफ. सेकेंड इज ईच टायर हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन. हर टायर यानी हर लेवल के पास अपना एरिया है कि इसके अंदर वो पावर्स ले सकता है. जैसे कि अगर रेलवेज की बात करें तो रेलवे पे डिसीजन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है इंडिया में. उसी तरह से अगर हम ट्रेड की बात करें तो ट्रेड के लिए या पब्लिक हेल्थ की बात करें जो आजकल बहुत जरूरी है, कोविड केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो कोविड केसेस मेडिकल में आता है, हेल्थ में आता है, तो हेल्थ मैटर्स पे कौन डिसीजन लेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट ले सकती. एजुकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उस पर डिसीजंस ले सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी उस पर डिसीजंस ले सकती है. तो कौन सा लेवल ऑफ गवर्नमेंट किन मैटर्स पे डिसीजन ले सकता है, ये पहले से ही बताया हुआ है ताकि कोई लड़ाई ना हो. सो ईच टायर हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन. अब ये एरिया दिया किसने कि तुम ये करोगे, तुम इस ऑर्डर पे बनाओगे, ये किसने दिया है? इट हैज बीन constitutionally guaranteed. That means it has been provided by the constitution. Constitution ने दिया है कि डिफेंस सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा, हेल्थ स्टेट गवर्नमेंट देखेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है. देन आता है ये कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कोई भी चेंज कर सकता है? तो आपने 9th में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी चेंज नहीं कर सकता. So fundamental provisions of constitution cannot be unilaterally changed. आपने पढ़ा उसको एक बंदा चेंज नहीं कर सकता, एक पार्टी चेंज नहीं कर सकती, एक हाउस चेंज नहीं कर सकता. उसको चेंज करने के लिए एक अमेंडमेंट प्रोसीजर होता है और उसी प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद आप उसमें चेंजेस ला सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग फर्दर डिटेल्स में अभी आगे बात करें. कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो कई लोग उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन आज उनमें से कोई लोग जिंदा नहीं है. तो अगर किसी को कॉन्स्टिट्यूशन समझने में प्रॉब्लम होती है तो उनसे तो पूछ ही नहीं सकता कि सर आपने जो ये लिखा था इसका मतलब क्या है या ये क्या कहना चाहता है. तो उसका इंटरप्रिटेशन कौन कर सकता है? सो ओनली द कोर्ट्स हैव द पावर to interpret the constitution. So next आता है only courts have power to interpret the constitution. और जैसा वो समझाएंगे वही फाइनली समझना है, क्योंकि कोर्ट ने जो कहा वही सही माना जाएगा. So courts have the power to interpret the constitution. नेक्स्ट आता है
कि हर गवर्नमेंट को पब्लिक वेलफेयर करने के लिए पैसा चाहिए होता है। रोड बनाने के लिए पैसा चाहिए, दवाइयाँ फ्री में पहुंचाने के लिए पैसा चाहिए, फ्री एजुकेशन देने के लिए पैसा चाहिए, अपने स्टेट को क्लीन रखने के लिए, सेफ रखने के लिए पैसा चाहिए। अब ये पैसा कहाँ से आएगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा ऐसा ना हो कि कोई एक दूसरे पे पैसे के लिए डिपेंड करे, इसीलिए सबके सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू स्पेसिफाइड है कि कौन सा टैक्स किस गवर्नमेंट को जाना चाहिए, ताकि हर गवर्नमेंट के पास अपनी इनकम आ सके। तो जैसे आप इनकम टैक्स देते हैं वो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, लेकिन जब आप रोड टैक्स देते हैं ये जाता है आपका स्टेट गवर्नमेंट्स के पास। तो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच टायर हैज बीन स्पेसिफाइड। इसके बाद आता है जो सेवेंथ है, दैट इज इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ फेडरलिज्म, और वो क्या है? डुअल ऑब्जेक्टिव। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दो ऑब्जेक्टिव्स, मेन दो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एक तरफ तो देश की यूनिटी बनी रहे, सो फर्स्ट इज टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। ये पहला ऑब्जेक्टिव है कि हमारी देश में यूनिटी बनी रहे। और साथ साथ जो हम कहते हैं कि इंडिया इज अ बुके, और क्यों बुके है? क्योंकि इंडिया में कई तरह के फ्लावर्स, इंडिया का जो वास है उसमें कई तरह के फ्लावर्स आते हैं, जो अलग अलग स्टेट्स के होते हैं, जो अलग अलग लैंग्वेजेस के होते हैं, जो अलग अलग कल्चर्स के होते हैं। और इंडिया एक ऐसा वास है जो सारे फ्लावर्स को, सबको एक साथ बहुत खूबसूरती से रखता है। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव है कि ये जो डाइवर्सिटी है, जो कई तरह के लोग इंडिया में रहते हैं, वो इसी तरह खुशी खुशी रहते रहे। सो सेकंड इज टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, और इसीलिए हम इंडिया के लिए कहते हैं एकता में अनेकता। तो ये एकता, यूनिटी होनी चाहिए और डाइवर्सिटी होनी चाहिए, दैट इज अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। तो एकता और अनेकता इंडिया की खास पहचान है, और इसी को हमारा फेडरलिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कहा जाता है, डुअल ऑब्जेक्टिव। एक तरफ यूनिटी भी बना के रखनी है और दूसरी तरफ सब जितने अलग अलग लोग हैं उनको भी साथ में रखना है। देन आता है कि एक फेडरल सिस्टम, एक आइडियल फेडरल सिस्टम के क्या एस्पेक्ट्स हैं? तो एक आइडियल फेडरल सिस्टम के दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, अगेन दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। क्या? म्यूचुअल ट्रस्ट। म्यूचुअल ट्रस्ट मतलब एक दूसरे पे भरोसा। तो म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं ऑफ एन आइडियल फेडरल सिस्टम। म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे पर भरोसा, एंड द सेकंड इज agreement to live together. So